हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज की इस वीडियो में हम सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे। मतलब हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या क्या सुरक्षा की चुनौतियां हैं और उनके प्रबंधन कैसे किए जाते हैं उनको देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मजबूत सीमा प्रबंधन न केवल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। देखिए, सीमाओं के उचित प्रबंधन से न केवल सीमा पारी अवैधानिक गतिविधियां जैसे मानव तस्करी, मानव द्रव्य, हथियार, रेडियोधर्मी पदार्थ की तस्करी आदि को रोकने या कम करने में सहायता मिलती है, बल्कि साथ ही साथ व्यापारिक सुविधाएं और लोगों की वैध आवाजाही भी सुगम रूप से हो सकती है। अब अलग अलग देश अलग अलग सीमा प्रबंधन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। उसका कारण है कि इनकी सीमाएं सही तरह से चिन्हित नहीं है, जिसके कारण उनके पड़ोसी वहां के भूभाग पर दावा करते हैं, वहां के ऊर्जा और जल जैसे स्रोतों पर दावा करते हैं। अब इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सैनिक हल निकालना भी सही नहीं है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक और अव्यवहारिक हो गया है वर्तमान में। अब देखिए, भारत की स्थिति देखें तो साउथ एशिया में भारत की स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं: चीन, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। भारत में हिंद महासागर से लगी एक लंबी समुद्र सीमा है, इसीलिए भारत की आंतरिक सुरक्षा में सीमा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। इसमें चीन और पाकिस्तान के साथ लंबा सीमा विवाद, कुछ अन्य देशों के साथ खुली सीमाएं होने के कारण एक प्रभावी और कुशल प्रबंधन राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है। इसलिए भारत सरकार ने प्रबंधन के लिए बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है। अब देखते हैं कि भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। इसमें है सीमा विवाद, अवैध आप्रवास, सीमा पार से आतंकवाद में वृद्धि, बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित अलगाववादी आंदोलन, जाली मुद्रा प्रवाह या मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध व्यापार, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक द्रव्यों की आवाजाही, मानव तस्करी, हथियारबंद आतंकवादियों का प्रवेश आदि कुछ समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत के गृह मंत्रालय में जनवरी 2004 में सीमा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा चौकसी निगरानी को सुदृढ़ करना है। तटीय सीमा का प्रबंधन, अवसंरचना जैसे सड़कों का निर्माण, सीमाओं की हदबंदी, फ्लड लाइटिंग की व्यवस्था और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। अब सीमा सुरक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार के कार्य किए गए हैं: सीमावर्ती क्षेत्रों में चार दीवारी या हदबंदी या फेंसिंग को तेजी से निर्मित करना, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइटिंग और सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विविध चुनौतीपूर्ण भागों में एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण करना, भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा में सामरिक सड़कों का निर्माण करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के मन में सुरक्षा का भाव विकसित करने का प्रयास करना, सीमा सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदार संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से सुरक्षात्मक कार्य संस्कृति का विकास करना और उनके कार्यों तथा भूमिकाओं में समन्वय स्थापित करना। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं सुरक्षा प्रबंधन विभाग के द्वारा। अब इन कार्यों के अलावा बहुत से दूसरे कार्य भी किए गए, जिसमें आता है एकीकृत जांच चौकियों या चेक पोस्ट की स्थापना। देखिए, सीमा से संबंधित कई विवाद तो हैं, लेकिन साथ में ही दूसरे देशों से वाणिज्य और व्यापार संबंधी गतिविधियों को भी बढ़ाना होता है। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रवेश और निकास बिंदु पर व्यक्तियों, वस्तुओं और यातायात की आवाजाही होती है। इसे सुरक्षित बनाने के लिए एकीकृत और समन्वित जांच चौकियों की स्थापना की गई है। जांच चौकियों के निर्माण में यह प्रस्ताव दिया गया था कि इन जांच चौकियों में सभी नियामक एजेंसियां जैसे अप्रवासी विभाग, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा आदि कार्यालयों के अलावा पार्किंग, भंडार गृह, बैंकिंग और होटल भी एक परिसर में होंगे। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक योजना प्रक्रिया के तहत भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार सीमा में 13 विशिष्ट स्थानों पर 13 समन्वित जांच चौकियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। इन जांच चौकियों में इस प्रकार की सुविधा होती है: पैसेंजर टर्मिनल भवन, मुद्रा विनिमय और इंटरनेट, कार्गो प्रोसेसिंग बिल्डिंग, कार्गो इंस्पेक्शन सीट्स, वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, क्लियरिंग एजेंट बैंक्स, स्कैनर्स DFMD, CCTV प्रणाली, आइसोलेशन वे, पार्किंग, कैफेटेरिया और अन्य लोग प्रायोजित सुविधाएं। अब चेक पोस्ट बनाने के साथ ही सीमा और नक्सल प्रबंधन सुरक्षा प्रौद्योगिकी समिट 2014 में हुआ था। यहाँ नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा से संबंधित और टेक्नोलॉजी से सुरक्षा को जोड़ने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वार्ताएं की गई थीं। फिर आगे 2010 में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का भी गठन किया गया। ये चेक पोस्ट के समान ही है,
सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत यह एक ऑटोनोमस बॉडी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यह निकाय सीमा पार से लोगों की आवाजाही, वस्तुओं की आपूर्ति के मद्देनजर बेहतर प्रशासन और संयुक्त प्रबंधन प्रणाली की उपलब्धता कराता है। यह भूमि और नदी सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के रूप में प्रवेश बिंदुओं को अधिसूचित कर सकेगा। इसके अलावा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम 2011 भी अस्तित्व में आया है। इस नियम के द्वारा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्राधिकरण की रिपोर्ट भारत के कैग से परामर्श के बाद सौंपी जाने का प्रावधान है। अब अगला प्रयास है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम। यह पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 100% आर्थिक सहायता केंद्र देता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करने के लिए वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास कर संतुलित विकास के उद्देश्य से 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। यह शुरू तो पश्चिमी सीमाओं के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका दायरा बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते भारतीय राज्यों में भी हो गया है। ये लगभग 17 राज्यों में फैला हुआ है, 96 जिलों में। इसमें नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम सहित 8 राज्य भी शामिल हैं। 2015 के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लॉक्स में आने वाले 0 से 10 किलोमीटर भीतर तक के सीमावर्ती गांव भी शामिल किए जाएंगे इसमें, जहां सड़क संपर्क, जलापूर्ति, बिजली, शिक्षा, खेल गतिविधियां, सामाजिक स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कौशल विकास आदि जैसी प्रमुख विकासवादी अवसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। अब आगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य विभिन्न सीमाओं से संबंधित विवादों और उनके प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पड़ोसी राज्यों द्वारा लगने वाली हमारी सीमाएं ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई गई थी। जैसे सुगौली की संधि के द्वारा भारत नेपाल की सीमा, फिर डूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान के मध्य और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन लाइन भारत चीन के मध्य, रेडक्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के मध्य है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने अपना सामरिक और आर्थिक हित देखा और उसी के चलते ऐसी सीमाओं का निर्माण किया जिससे दूसरा पक्ष हमेशा असंतुष्ट रहे। इसी कारण बहुत सी तनाव और समस्याएं उत्पन्न हुई। अलग अलग देशों के साथ क्या सीमा संबंध है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है चीन के साथ संबंध। इसमें 1914 में शिमला समझौते के माध्यम से मैकमोहन रेखा को भारत तथा तिब्बत या वर्तमान चीन के बीच सीमा रेखा माना गया, लेकिन इसे चीन मान्यता नहीं देता। चीन हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्षेत्र तक अपना अधिकार दिखाता है। चीन से लगने वाली हमारी 3488 किलोमीटर की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। चीन यहाँ पर समय समय पर घुसपैठ भी दर्शाता है, जैसे पेगोंग झील के पास लद्दाख में घुसपैठ, गलवान वैली का मामला, डोकलाम विवाद, अरुणाचल प्रदेश में चीन का दावा करना। तो ये चीन सीमाओं के साथ कुछ समस्याएं हैं। अब देखते हैं इन सीमाओं का प्रबंधन किस तरह से हो सकता है। तो इस सीमा की भौगोलिक स्थिति और ऊंचाई अधिक है, इसलिए विकास और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना नहीं हो पाई है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यहाँ पर सीमा की चौकसी करती है। आईटीबीपी ने 142 बॉर्डर आउटपोस्टों की स्थापना की है। यहाँ 2022 तक यहाँ पर बहुत सी सड़कों का निर्माण किया जाना है, लगभग 804 किलोमीटर लंबी सड़क, ताकि आईटीबीपी के कार्यों को सुगम किया जा सके। अवसंरचना विकास में भारत अरुणाचल के तवांग और दिरांग में 2 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के निर्माण की घोषणा की गई है और जापान के साथ पूर्वोत्तर में अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से विकसित करने के लिए हाथ भी मिलाया गया है। एलएसी में 100 किलोमीटर की सीमा के दायरे में आने वाली किसी भी सैन्य अवसंरचना परियोजना को वन संबंधी स्वीकृति न लेने की छूट दी गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य भी तेज है। बीआरओ के मुख्य अभियंता एवं टास्क फोर्स कमांडर के स्तर की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में विभिन्न पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है, जैसे ढोलिया सादिया ब्रिज। अब इस अवसंरचना विकास के साथ साथ ही दोनों देश आपस में समन्वय और वार्ताओं पर भी जोर दे रहे हैं। तो ये थी भारत और चीन की सीमा। अब भारत पाकिस्तान की सीमा की बात कर लेते हैं। 3323 किलोमीटर की थल सीमा यहाँ है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ भी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इनमें पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी आदि कोशिश की जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सबसे ज्यादा घुसपैठ देखने मिलती है। फिर पाकिस्तान सरक्रिक क्षेत्र पर भी अपना दावा दर्शाता है। अब पाकिस्तान से सीमा प्रबंधन किस तरह से हो रहा है वो देखते हैं। सीमा पर 2043 किलोमीटर की लंबाई की तारबंदी की योजना बनाई गई है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के 609 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं यहाँ, और अन्य नए आउटपोस्ट का निर्माण भी चल रहा है।
गुजरात से लगी सीमा में भी तारबंदी और फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं कंटिन्यू। इनके भी अलावा कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS योजना भी भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसमें 24/7 365 डेज बॉर्डर में आतंकवादियों की घुसपैठ पर निगरानी रखी जा सके। CIBMS में शामिल हैं CCTV कैमरे, नाइट विजन उपकरण और थर्मल इमेज, भूमिगत निगरानी सेंसर, लेजर अवरोधक आदि। मतलब अब सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का यूज होने लगेगा। इन सब सीमा प्रबंधन का फायदा इस प्रकार होगा कि इन परियोजनाओं में प्रयुक्त की गई टेक्नोलॉजी जैसे CCTV कैमरा, थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग सेंसर, बैटलफील्ड सर्विलांस रडार और लेजर आदि जल के नीचे, भूमि, वायु और सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ का पता लगाने में समर्थ होते हैं। इसके द्वारा स्मार्ट गैजेट का प्रयोग मानव की क्षमता में वृद्धि करेगा। परियोजना में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी सीमा पर व्यापार को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेगी और अवैध व्यापार की पहचान करने तथा उसका पता लगाने में भी सरल होगी। इसके तहत प्रौद्योगिकी द्वारा मौजूदा प्रणाली का एकीकरण करके उसका उन्नयन किया जा सकेगा। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले बख्तरबंद वाहनों में उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर उनकी कार्य क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। ये सारे फायदे होंगे। अब आगे भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी इजराइल की तर्ज पर सुरक्षा दीवार बना के सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने 2018 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सीमा के लिए 2 प्रायोगिक परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। अब ये स्मार्ट फेंसिंग की विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। स्मार्ट फेंसिंग के हिस्से के रूप में एयरोस्टेट, टॉवर, ध्रुवों जैसी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर्स, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर्स, रडार और सोनार जैसे सेंसर लगाए जाएंगे। यह प्रणाली सीमा पर सभी मौसमी परिस्थितियों में आबाद निगरानी प्रदान करती है। इसमें से एक स्मार्ट फेंस को स्लोवेनिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, वहीं दूसरी फेंस का विकास भारतीय कंपनी क्रॉन सिस्टम द्वारा किया गया है, जिसे कवच KVX श्रृंखला की लेजर वॉल तकनीक के द्वारा विकसित किया गया है। इस स्मार्ट फेंसिंग के अंतर्गत बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल किया गया है, लेजर वार्ड और अन्य गैजेट एकीकृत किए गए हैं तथा एक CCTV कैमरा जैसे सुविधा BSF को प्रदान की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ के प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस स्मार्ट फेंसिंग को लगाने का उद्देश्य है शहीद जवानों की संख्या में कमी करना, मतलब उनकी जान को सुरक्षित रखना, जवानों में तनाव का स्तर कम करना, सीमा सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाना, अतिक्रमण और सीमा पार घुसपैठ को रोकना, जवानों द्वारा पेट्रोलिंग पर निर्भरता भी कम करना। लेकिन इस स्मार्ट फेंसिंग को लगाने के पीछे हमारी कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे इसमें जितने भी टेक्निकल गैजेट्स हैं उनमें खराबी भी आ सकती है, लाइन ऑफ साइट में बाधाएं भी हो सकती हैं, फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो बहुत महंगे भी आते हैं इस टेक्नोलॉजी में। लेकिन फिर भी यह परियोजना हमारे भारतीय सोल्जर्स की सुरक्षा को देखकर बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो ये थी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर। अब बात करते हैं भारत नेपाल की सीमा के बारे में। ये 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है। यहाँ की सीमा का प्रबंधन सीमाओं की चौकसियों के लिए सशस्त्र सीमा बल के द्वारा किया जाता है। सशस्त्र सीमा बल ने 455 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित किए यहाँ, और यहाँ के प्रभावी प्रबंधन के लिए सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। इस सीमा में 8000 से अधिक खंभों को वैश्विक दिशा निर्देशन उपग्रह प्रणाली GNSS का प्रयोग कर GPS से लैस किया गया है, जिससे बेहतर सीमा प्रबंधन में मदद मिलेगी। यहाँ जिला स्तर के अधिकारियों की सीमा जिला समन्वय समिति के नाम से समिति कार्यरत है, जो बातचीत प्रक्रिया के माध्यम से सीमा पार से होने वाले अपराधों की रोकथाम, तस्करी, आतंकी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति आदि पर गंभीर विचार विमर्श किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे भी शामिल होते हैं। इसके अलावा उच्चतर स्तर पर भी अन्य संपर्क बिंदु हैं। आगे बात करते हैं इंडिया और भूटान के बॉर्डर की। यह 699 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसकी चौकसी का कार्य सशस्त्र सीमा बल ही संभालता है। इसमें 132 बॉर्डर पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। अब यहाँ पर भी खुला बॉर्डर है, इसीलिए बातचीत प्रक्रिया में सीमा क्षेत्र से होने वाली अवैध गतिविधियां और अन्य प्रकार के खतरों की जानकारी आदान प्रदान की जाती है। दोनों देशों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच सचिव स्तरीय द्विपक्षीय भारत भूटान समूह कार्यरत है। यहाँ सड़क निर्माण भी हो रहा है, जिसका निर्माण राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
चलिए आगे बात करते हैं भारत म्यांमार सीमा की। म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि राज्यों से मिलती है। यहाँ पर असम राइफल्स तैनात है। इसकी 46 बटालियन आतंकवादी गतिविधियों से भी निपटने का काम करती है और सीमा में रक्षा के लिए भी तैनात है। इनका काम घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थ और नकली भारतीय मुद्रा की देश में आपूर्ति को रोकना है। अब देखिए, भारत म्यांमार सीमा के बीच 16 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां पर कोई भी फेंसिंग नहीं है, इसलिए घुसपैठ आसानी से हो जाती है और उग्रवादी समूह यहां पर आतंकी गतिविधियां करके वापस अपने ट्रेनिंग कैंप में चले जाते हैं और माना जाता है ये ट्रेनिंग कैंप म्यांमार में होते हैं। अब मुक्त आवागमन व्यवस्था होने से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होना। सीमावर्ती राज्यों में इस व्यवस्था के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल के कारण सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न होना, म्यांमार का आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनना, रोहिंग्याओं द्वारा भारत में प्रवेश करना, क्षेत्रों का जटिल प्रकृति का होना आदि। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर भारत म्यांमार सीमा में सीमा पोस्ट 79 से 81 के बीच तारबंदी का अभियान शुरू किया गया है। बॉर्डर में लगभग 4500 किलोमीटर लंबी सड़क और 113 हेलीपैड बनाने प्रस्तावित हैं। चलिए आगे जानते हैं भारत बांग्लादेश सीमा के बारे में। ये 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। इस पूरे हिस्से में मैदानी, नदी क्षेत्र, पर्वतीय और जंगली क्षेत्र हैं। यहाँ भारी बसावट भी है और सीमा क्षेत्र तक खेती भी होती है। अब इस बॉर्डर की सबसे बड़ी चुनौती है अवैध घुसपैठ। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ जाते हैं और पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बस जाते हैं। अतः इन सबको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सीमा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और तारबंदी को मंजूरी दी है। अब इस बॉर्डर में 802 पहले से ही बॉर्डर आउटपोस्ट थे, लेकिन 2009 में 383 अतिरिक्त बॉर्डर आउटपोस्ट को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने नजदीकी पर्यवेक्षण के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइट लगाने का कार्य भी हाथ में लिया है, जिससे कि विशेष रूप से रात्रि में वहां नजर रखी जा सके। फिर आगे सीमा सुरक्षा ग्रिड की भी स्थापना की गई है भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के लिए। इस ग्रिड में भौतिक अवरोध, गैर भौतिक अवरोध, निगरानी प्रणाली, खुफिया एजेंसियां, राज्य पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल आदि सम्मिलित किए जाएंगे और इन सीमा संबंधी राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा इसका अधीक्षण भी किया जाएगा। अब यह जो सीमा है 4096 किलोमीटर की, इसमें से लगभग 3000 किलोमीटर की सीमा में ही बाड़बंदी, सड़कें, फ्लड लाइट्स और सीमावर्ती चौकियां हैं। तो जो भी अभी हिस्सा रह गया है उसमें सड़कों के निर्माण, बाड़बंदियां, साथ ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए एकीकृत राडार, डे नाइट कैमरा, सेंसर आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि बांग्लादेशी शरणार्थियों की भारत में अवैध घुसपैठ और आप्रवास की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो ये एक गंभीर सुरक्षा, तनाव और जननांग की दबाव की समस्या है। इस स्थिति के कई सामाजिक राजनीतिक प्रभाव देखने मिलते हैं। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा अवैध घुसपैठ और घुसपैठियों के असम में बस जाने के खिलाफ आंदोलन चलाया गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट किया कि अवैध प्रवासियों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण करना और बांटना अनौचित्यपूर्ण है और 16वीं लोकसभा के सामने यह मुद्दा राजनीतिक दलों द्वारा उठाया गया था। अब वर्तमान में इस अवैध आवाजाही या इलीगल मूवमेंट को मानव तस्करी के बड़े ढांचे के भीतर एक भाग के रूप में देखा जाता है। देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2012 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मानव तस्करी या ट्रैफिकिंग को परिभाषित करते हुए कहा गया था, इस अपराध का अंतिम लक्ष्य वाणिज्यिक सेक्सुअल वर्क, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति और शोषण के अन्य रूपों को बढ़ावा देना है। गृह मंत्रालय का कहना है कि असुरक्षित और अनियमित प्रवासन के साथ सदैव ही मानव तस्करी का खतरा जुड़ा रहता है। अब अवैध प्रवासन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बांग्लादेश की सरकार ये मानने से इनकार करती है कि बांग्लादेशी बाध्य दशाएं होने के चलते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आगे तस्करी के शिकार भुक्तभोगियों या जीवितों के बचाव, बहाली, देश प्रत्यावर्तन और एकीकरण पर भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो अस्वैच्छिक रूप से प्रवास कर गए लोगों और मानव तस्करी से जुड़े मुद्दों पर विचार करता है। फिर आगे भारत बांग्लादेश ने जुलाई 2011 में संयुक्त समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर हस्ताक्षर किए। इस योजना का उद्देश्य सीमाओं पर हत्या और अपराध की घटनाओं को रोकना था। सीबीएमपी योजना में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश बॉर्डर गार्ड आरक्षित क्षेत्रों या वल्नरेबल एरियाज के विषय में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, ताकि समन्वित तरीके से संयुक्त गश्ती चौकसी को सीमा पर सुनिश्चित किया जा सके। अब ये बात याद रखने की है
कि भारत सरकार ने पहले से ही कठोर निर्देश जारी कर दिए हैं कि बांग्लादेश से अवैधानिक रूप से सीमा पार करने का प्रयत्न करने वालों पर गोली ना चलाई जाए। भारत इस मामले के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए आतंकवादी तो है नहीं, वे मजबूरी बस कठिन दशाओं के चलते प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उन पर गोली चलाना मानवाधिकार का मुद्दा हो जाता है। आगे देखते हैं भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण संधि के बारे में। ये वर्ष 2013 में हुई थी। इसमें दोनों देशों ने अपने कारावासों में बंद राजनीतिक कैदियों को एक दूसरे को सौंपा था। फिर आगे भारत एवं बांग्लादेश सीमा समझौता आता है 2015 में। इसमें दोनों देश 1974 में हुए समझौते के अनुसार ही एक दूसरे के इलाकों की अदला बदली करेंगे। इसमें भारत से 4 राज्यों में अदला बदली हुई: असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। भारत ने 17,160 एकड़ की जमीन और उनकी कॉलोनीज बांग्लादेश को दी। वहीं बांग्लादेश ने 51 कॉलोनीज में 7,110 एकड़ की जमीन भारत को दी। इसके अलावा 6.1 किलोमीटर निश्चित सीमा का भी सीमांकन किया गया और भूमि समझौते की संधि पर दोनों पक्षों ने 6 सितंबर 2011 को हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड के मध्य समझौता। बीएसएफ है भारत का, बॉर्डर गार्ड है बांग्लादेश का। 2014 में ही इन दोनों के मध्य जोखिमता मैपिंग या वल्नरेबिलिटी मैपिंग प्रत्येक 6 माह में किए जाने का समझौता किया गया था। इसमें सितंबर 2014 में भारत बांग्लादेश के मध्य गृह सचिव वार्ता में सीमा पारी अपराधों, बांग्लादेश से उपद्रवी समूहों की वापसी और अवैधानिक सीमा पारी आवाजाही के संबंध में चर्चा की गई। तो ये थी भारत बांग्लादेश की सीमा। बात करते हैं भारतीय आकाशीय सीमा या एयर स्पेस बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, आकाशीय सीमा के निर्धारण के लिए विश्व में कोई अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्धारित नहीं है। यहाँ पर सामान्य रूप से कार्मेन लाइन को आकाशीय सीमा के रूप में देखा जाता है, लेकिन अलग अलग देश अलग अलग रूप से आकाशीय सीमा निर्धारित करते हैं। जैसे अमेरिका ने समुद्र तल के ऊपर 50 मील या 80 किलोमीटर को आकाशीय सीमा की संज्ञा दी है। अब देखते हैं कि भारत के समक्ष अपनी आकाशीय सीमा को या आकाशीय क्षेत्र को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं। तो हमारी मुख्य चुनौती पाकिस्तान और चीन की जो बॉर्डर है उसके कई हिस्से भौगोलिक रूप से दुर्गम है। यहाँ पर जल और थल सेना के अलावा वायुसेना अधिक कारगर सिद्ध होगी। लेकिन चुनौती ये है कि वायुसेना में हम पाकिस्तान से तो आगे हैं, लेकिन चीन की तुलना में अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन भारत इसके लिए प्रयासरत है। अगली चुनौती में रक्षा के क्षेत्र में कम बजट के होने के कारण हम उसके टेक्निकल डेवलपमेंट में कम प्रयास कर पाते हैं। हालांकि ये रक्षा के क्षेत्र में बजट धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। फिर विभिन्न लड़ाकू विमानों की भी कमी है हमारे यहाँ। हालांकि विभिन्न विदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद कर, जैसे राफेल जैसी डील कर और तेजस जैसे स्वदेशी विमान के निर्माण कर हम इन कमी को पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी या तटीय सुरक्षा के बारे में। भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, पश्चिम में अरब सागर और इन दोनों में ही स्थित कई अन्य द्वीप हैं, और दक्षिण में भी हिंद महासागर स्थित है। अब इस क्षेत्र की चुनौती इस प्रकार है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों की बाधी आवाजाही और भीतर घुसपैठ संबंधी गतिविधियां हैं। आपराधिक गतिविधियों के लिए समुद्र और अपतटीय द्वीपों का इस्तेमाल और समुद्री रास्तों के जरिए उपभोक्ता सामान तथा मध्य स्तर की वस्तुओं की तस्करी होती है। तटीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हथियारों और विस्फोटकों की खेपों का उतारा जाना भी एक समस्या है। चलिए जानते हैं हिंद महासागर और भारत की चुनौतियों के बारे में। देखिए, हिंद महासागर पश्चिम में अफ्रीका से लेकर पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। इसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं। इसमें से कुछ बड़े द्वीप देश भी हैं, जैसे मेडागास्कर, श्रीलंका और मालदीव आदि। छोटे छोटे द्वीपों में मॉरिशस, सेशेल्स और कोमोरोस जैसे द्वीप आते हैं। हिंद महासागर 40 देशों की सीमा को स्पर्श करता है और इसके तट पर लगभग विश्व की 40% जनसंख्या रहती है। अब वर्ल्ड के लोगों के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में मिस्र की स्वेज नहर, जिबूती यमन के मध्य बाबल मंदेव जलसंधि, ईरान और ओमान के मध्य हॉर्मुज की खाड़ी, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य मलक्का जल संधि आदि आर्थिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र मौजूद हैं। साथ ही यहाँ से विश्व के तेल और गैस रिजर्व का 40% हिस्सा इसी महासागर में स्थित है और इस संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण इसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। फिर यहाँ सोना, टिन, यूरेनियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल आदि जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। यहाँ वर्ल्ड के कुल तेल व्यापार का 80% व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। यह महासागर प्रशांत और अटलांटिक महासागर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। मतलब सामरिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विभिन्न देश यहाँ नेवल बेस बनाते हैं, जैसे अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में बनाया है और चीन तथा पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं।
चीन का मुद्दा तो व्यापार से संबंधित है। वहीं कुछ समय पूर्व ही पाकिस्तान ने भी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल बाबर 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। चलिए आगे जानते हैं कि भारत के लिए हिंद महासागर का क्या महत्व है। देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग 3 दिशाओं से हिंद महासागर से घिरा है। इसी के माध्यम से भारत पूर्व और पश्चिम के विभिन्न देशों तक बंदरगाहों के माध्यम से अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत अपने तेल आयात का 70% से अधिक आयात हिंद महासागर क्षेत्र से ही करता है और हिंद महासागर का सामरिक महत्व भी अधिक है। यह क्षेत्र किसी भी स्थिति में चीन, पाकिस्तान या किसी अन्य शक्तिशाली देश के हवाले नहीं किया जा सकता। इसलिए हिंद महासागर में भारत की शक्तिशाली उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए। देखिए, अब हिंद महासागर में भारत की चुनौतियां भी इसी प्रकार हैं। जैसे चीन ने हिंद महासागर में अब सैनिक अड्डे स्थापित करना शुरू कर दिया है। ये भारत की सुरक्षा को लेकर खतरा है। इसके अलावा अन्य चुनौती है कि विभिन्न देशों के जो आतंकवादी संगठन है वो गठजोड़ करके यहाँ से घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जैसा मुंबई हमले 2008 में हुआ था। साथ ही संगठित अपराधी विदेशी संपर्कों का इस्तेमाल कर छोटे छोटे हथियारों, विस्फोटकों, नशीली पदार्थों आदि की तस्करी भी करते हैं। मुख्य समस्या यहाँ हथियारों की तस्करी की है। इसीलिए भारत समुद्री डकैती, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर खतरों का ही सामना कर रहा है। फिर हिंद महासागर के देशों का ही आपसी संघर्ष यहाँ पर चुनौतियों को बढ़ा देता है। अब इन सब बातों से स्पष्ट है कि हिंद महासागर क्षेत्र सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ के देश भविष्य और सुरक्षा के लिए भारत की ओर देखते हैं। लेकिन अनेक कारणों से न केवल भारत की समुद्री दृष्टि संकुचित रही है बल्कि उनके द्वारा समुद्री उपेक्षा के कारण भारत विरोधी घेराबंदी भी कुछ देशों द्वारा शुरू कर दी गई है। इसमें हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता चला गया है। हालांकि अब भारत ने हिंद महासागर की बढ़ती अहमियत को देखते हुए समुद्र की रणनीतिक कूटनीति या स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी को महत्व देना प्रारंभ कर दिया है और यहाँ की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें हाल ही में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और डकैतों से उसे रक्षा करने के लिए नेवी के माध्यम से ऑपरेशन संकल्प का भी प्रारंभ किया गया है। देखिए, अब हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर क्या समाधान देखे हैं भारत ने, वो देखें। अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है चीन की। चीन चाहता है कि यहाँ की सेनाओं पर वह निगरानी रख सके। इसलिए पहले भी उसने मालदीव की राजनीतिक स्थिति का सहारा लेकर यहाँ 11 युद्धपोत भेज दिए थे। उसी के विरुद्ध भारत ने भी अपने 8 युद्धपोत जहाजों को यहाँ उतार दिया था ताकि चीन की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब चीन अफ्रीका, पश्चिमी एशिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित करना चाह रहा है। उसने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, मालदीव और म्यांमार के जरिए भारत को घेरना तो शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के विपरीत भारत ने भी बांग्लादेश से समुद्र तटीय नौवहन समझौता किया, सिंगापुर से भी नौसैनिक समझौता किया और ईरान में भी चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। फिर समुद्र तटीय सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों से हथियारों का, शिप्स का और हेलीकॉप्टर्स या लड़ाकू विमानों की खरीद भी हो रही है और विभिन्न सहयोगों से पनडुब्बियों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी इसका एक उदाहरण है। इसमें प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 25A भी उल्लेखनीय है। साथ ही साथ विभिन्न देशों के साथ कोऑपरेशन के माध्यम से, जैसे क्वाड के साथ, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ के माध्यम से, इंडो आसियान समिट्स के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग प्राप्त कर हिंद महासागर की सुरक्षा को बढ़ावा भी दे रहा है इंडिया। साथ ही यहाँ पर उपग्रह प्रणाली के माध्यम से भी निगरानी की बात की जा रही है। विभिन्न बंदरगाहों में CCTV कैमरे की निगरानी, संसाधनों को दोहन करने की विभिन्न तकनीकों का विकास, जहाज निर्माण, मरम्मत और पुराने जहाज़ों को तोड़ने के उद्योगों का विकास आदि भी किया जाना चाहिए इंडिया के द्वारा। फिर मछुआरों के लिए गगन सिस्टम भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आगे भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए रिसर्च भी चालू है। लेकिन एक कार्य और होना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों के इतिहास और नौसैनिक युद्ध कला से संबंधित पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में शामिल होने चाहिए। तो ये थे हिंद महासागर से संबंधित भारतीय विभिन्न प्रयास और साथ ही कुछ अन्य सुझाव भी। वर्तमान की तटीय सुरक्षा प्रणाली कैसी है वो देखते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2005-06 में भारत के 9 तटीय राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज में तटीय सुरक्षा के लिए एक योजना का निर्माण किया गया। तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलिंग और सर्विलेंस के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं को मजबूती प्रदान करने की बात कही गई। इसके तहत तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 73 तटीय पुलिस स्टेशनों को गठित करने, 204 नावों, 153 जीपों, 312 मोटरसाइकिलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसमें बहुत से स्टेशन कार्यरत भी हो चुके हैं। फिर आगे गृह मंत्रालय ने तटीय पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार सीमा को मौजूदा 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 26/11 के आतंकी हमले के बाद तटीय बल के सुरक्षा दायित्वों के तट को बढ़ाते हुए 12 नॉटिकल माइल लगभग 22 किलोमीटर तक कर दिया गया था और अब ये 200 नॉटिकल माइल है।
यह परिवर्तन भारत के 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा पर होने वाली तस्करी, आतंकवादी घुसपैठ आदि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस को अधिक सशक्त भूमिका निभाने में सहायता देगा। आगे गृह मंत्रालय ने केंद्रीय तटीय सीमा पुलिस बल का गठन किया है। ये भारतीय तटरक्षक बल की मदद करेगा तट की रक्षा करने के लिए। फिर आगे सरकार की योजना इसरो की मदद लेने की भी है, जिसमें सैटेलाइट के जरिए निगरानी की बात कही गई है। यहाँ 1000 ट्रांसपॉन्डर इसरो सरकार को देगा तटीय इलाकों और समुद्र की सुरक्षा के लिए। 20 मीटर तक के लिए नौकाओं की सैटेलाइट निगरानी होगी। 20 मीटर से अधिक लंबी नौकाओं पर ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम बनाए जाएंगे। फिर समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 5 वर्षीय एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया है, जिसमें 2022 तक कोस्ट गार्ड को पेट्रोल वाहन, बोट्स, 175 शिप्स, 110 एयरक्राफ्ट मुहैया कराए जाएंगे, ताकि समुद्री इलाके में तेल लीक होना, समुद्री प्रदूषण, सैन्य अभ्यास और तटों की निगरानी आदि पर बल दिया जा सके। इन सभी के अलावा तटीय राज्यों की पुलिस की सुरक्षा अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय व्यापक और एकीकृत तटीय सुरक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। समुद्री मार्ग में खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय समुद्री और सुरक्षा समिति द्वारा भी सभी पक्षों के साथ समय समय पर तटीय सुरक्षा की समीक्षा भी की जाती है। फिर आगे 26/11 के हमले के बाद निगरानी सुदृढ़ करने के लिए व्यापक तटीय सुरक्षा योजना भी लॉन्च की गई। इसमें समुद्र तट के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई। फिर सागर प्रहरी बल भी सामने आया। एसपीबी भारतीय नौसेना ने सुरक्षा बलों की सुरक्षा, नौसैनिक अड्डों और संवेदनशील क्षेत्रों तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए 1000 कर्मियों के एक विशेष बल का गठन किया। इसे ही सागर प्रहरी बल कहा गया। आगे भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एकीकृत जलमग्न बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली IUHDSS और सुरंग युद्ध डाटा सेंटर या माइन वारफेयर डाटा सेंटर युक्त अत्याधुनिक बंदरगाह रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। इसके द्वारा विशाखापट्टनम में स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड की निगरानी क्षमता और सुरक्षा खतरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि होगी। ये समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नौसेना के प्रमुख प्रयास हैं। तो ये सारी बातें थी तटीय सुरक्षा से संबंधित। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।